हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने एमटीपी तक कंप्लीट कर लिया था और पार्ट सेकंड में हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एंड इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से। ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होते हैं। इन्हें हम एसटीडी भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, एसटीआई भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनेरियल डिसीज़ भी कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के, जिसमें है नोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है और जो सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड होता है वो है एचआईवी। एचआईवी जो होता है वो एड्स कॉज करता है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन एसटीडीज़ हैं, ठीक है, जिन एसटीडीज़ के बारे में अभी हमने बात किया है। एमंग दीज एचआईवी इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इट इज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 8 अर्लियर लेटर। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें इसके बारे में डिस्कशन है, एचआईवी के बारे में और एड्स के बारे में। और ये जो इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can be transmitted by sharing of injection needles and surgical instruments. ये जो HIV और AIDS जैसे जो डिसीज़ेज़ होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़, ये इंजेक्शंस और निडल्स शेयर करने से भी हो जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से भी हो जाते हैं, या फिर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, या फिर इन्फेक्टेड मदर है अगर, तो उसके बच्चे को भी ये डिसीज़ हो सकती है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected earlier and treated properly. HIV, genital herpes और hepatitis B ये तीन ऐसी डिसीजेज़ हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जिनका कोई क्योर नहीं है, जिनकी कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बाकी इसके अलावा जितनी भी डिसीजेज़ हैं, जितने भी इन्फेक्शंस हैं, उन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट है अगर उसे टाइमली पता चल जाए। अगर उस इंसान को टाइमली पता चल जाए तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड्स इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एटसेट्रा। जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं इन सारे डिसीज़ेज़ के, इन सारे इन्फेक्शंस के, वो होते हैं हल्की इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन या फिर स्वेलिंग एटसेट्रा जेनाइटल रीजन में। लेकिन जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक नहीं हो पाता है। और अगर इनका ट्रीटमेंट लंबे समय तक नहीं हो पाता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि इन्हें पीआईडी हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, एबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ होता है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, या फिर इनफर्टिलिटी मीन्स दैट इनफर्टिलिटी भी हो सकती है इन सारी डिसीज़ेज़ की वजह से, और कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डिसीज़ेज़ हैं, जिससे अगर हमने एसटीआई ठीक नहीं करवाया तो ये सारी डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। एसटीआई जो होता है वो सबसे बड़ा डर है एक हेल्थी सोसाइटी के लिए। एसटीआईज आर द मेजर थ्रेट टू द healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. जो reproductive health care programs होते हैं उन सब में ये सब बताया जाता है कि किस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इन सारी डिसीज़ से, या फिर अगर गलती से डिसीज़ हो जाती है तो किस तरीके से इन्हें ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें क्योर कर सकते हैं। Through all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 14 years. किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये हो सकता है, हर पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं सारी डिसीज़ेज़। लेकिन जो 15 ईयर्स से 24 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे होते हैं या फिर जो लोग होते हैं 15 से 24 ईयर्स एज के, इन्हें सबसे ज़्यादा ये सारी डिसीज़ेज़ होती हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा होता है इन डिसीज़ेज़ से। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो प्रिवेंशंस होते हैं वो पॉसिबल है, बचाव जो है वो पॉसिबल है। वन शुड बी फ्री टू दोज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। अगर कोई इंसान इन सारे सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो ये सारे इन्फेक्शन से बच सकता है। सबसे पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। अनजाने लोगों से या फिर ज़्यादा लोगों से, मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्स अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस के टाइम पे हमेशा कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड, इन केस ऑफ डाउट
वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ़ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। अगर हमें कोई डाउट होता है या फिर किसी भी इंसान को कोई ऐसा डाउट होता है कि उसे STIs या STD है, तो उसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए जितने जल्दी से जल्दी हो सके, एंड इस चीज़ का अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए और डायग्नोस करवाना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो ख़त्म हो गया। अब हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। इनफर्टिलिटी, आर डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़े बिना या इनफर्टिलिटी के बारे में जाने बिना जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिस्कशन है बिल्कुल पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, अधूरा है। बहुत सारे लार्ज नंबर में जो कपल्स हैं पूरी दुनिया में, इंडिया को भी इंक्लूड करके, वो इनफर्टाइल है, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। रीज़न्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल रीज़न हो सकते हैं, कंजेंशियल रीज़न हो सकते हैं, डिसीज़ेज़ हो सकती है, डिसीज़ेज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर अगर कोई इंसान ड्रग्स लेता है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल दिमागी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। भारत में ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उन्हें ब्लेम किया जाता है, अगर कोई कपल चाइल्डलेस है तो उसकी जो वुमेन है, मीन्स दैट जो उसकी वाइफ है, उसे ब्लेम किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेल पार्टनर में होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरीके से फीमेल्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है मोर ऑफन दे लाइज इन द मेल पार्टनर। ओके, specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couples to have children. अगर ये कोई भी couples हों वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स या फिर हेल्थ केयर यूनिट्स पे जाना चाहिए, जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं, वहाँ पर जाना चाहिए। और उन्हें कोई अगर डिसऑर्डर है या फिर कोई किसी तरीके की बीमारी है, किसी तरीके की डिसीज़ है जिसका डायग्नोस किया गया है, उसे ठीक करवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्ड्रंस को हैव कर सके। लेकिन अगर करेक्शन पॉसिबल नहीं है, अगर बचाव पॉसिबल नहीं है, अगर जो उनका वो ठीक नहीं हो सकती हैं वो डिसीज़ेस, तो जो कपल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ART की हेल्प ले सकते हैं। ART का मतलब कि कुछ ऐसे स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लेकर के वो जो चाइल्ड्स होते हैं उन्हें हैव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज इन द बॉडी। जिस तरीके से बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है उसी तरीके से सेम प्रोसेस से बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ का बिल्कुल सेम दिया जाता है, सेम तरीके से इन्वायरमेंट में रख के फर्टिलाइजेशन होता है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ वन ऑफ सच मेथड। जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इसी में का एक ऐसा मेथड है। इस मेथड में क्या किया जाता है, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से वो हम देखते हैं। इस मेथड को बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसमें वाइफ या फिर फीमेल डोनर से ओवा लिया जाता है, मीन्स दैट ओवम, और जो स्पर्म होता है उसे मेल या फिर हस्बैंड या फिर मेल डोनर से लिया जाता है, और उसे कलेक्ट करने के बाद जाइगोट फॉर्म कर लिया जाता है स्टिमुलेटेड कंडीशन में, लेबोरेटरी में एक स्टिमुलेटेड कंडीशन में, जिस कंडीशन में बच्चा एक वूम में रहता है उसी कंडीशंस में जाइगोट फॉर्म कर लिया जाता है, जिस कंडीशन में फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है वैसे फर्टिलाइज किया जाता है, जाइगोट फॉर्म कर लिया जाता है। और जो जाइगोट या फिर जो अर्ली एम्ब्रियो होता है 8 ब्लास्टोमर्स तक का होता है, तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर जो एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमर्स तक का है तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, उसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कह देंगे। लेकिन अगर जो एम्ब्रियो है वो 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा का है तो उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र ना करके डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहते हैं। और इस तरीके से जो आगे की प्रोसेस होती है, जो आगे की डेवलपमेंट होती है, वो मदर की वोम में होती है। अब हम ये देख लें कि कंफ्यूज ना हो आप लोग। जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है उसमें जो जाइगोट होता है वो 8 ब्लास्टोमर्स तक का होता है तो हम उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा का होता है तो हम उसे डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र कहा जाता है। और ये दोनों मेथड्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आते हैं। ठीक है, देखते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र तब होता है जब एक फ़ीमेल जो होती है वो ओवम फॉर्म नहीं कर पाती है,
जो गेमीट्स होते हैं उन्हें फॉर्म नहीं कर पाती है, लेकिन जो आगे की फर्टिलाइजेशन और जो आगे की प्रोसेस है एम्ब्रियो बनने की, जाइगोट बनने की, उसे फॉर्म कर सकती है। तो इसमें क्या किया जाता है, गेमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में एक डोनर फीमेल से ओवम ले करके उस फीमेल के अंदर ओवम इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद आगे की प्रोसेस कंटिन्यू हो सकती है। जो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है उसके अंदर ओवम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और उसके बाद आगे की प्रोसेस, आगे के मेथड्स वो कर सकती है। इसके बाद आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ये जो होते हैं ये वो स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें जो एम्ब्रियो होता है उसे लैबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें जो स्पर्म होता है उसे डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बाय इंजेक्शंस के थ्रू स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैक्यूलेट्स could be corrected by artificial insemination। जब अगर कोई मेल पार्टनर है वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक की हेल्प ली जाती है। इस टेक्निक में क्या होता है, जो सीमेन होता है वो हस्बैंड या फिर किसी हेल्थी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और उसे वेजाइना के अंदर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है या फिर यूटेरस के अंदर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। फीमेल के यूटेरस के अंदर या फिर फीमेल की वेजाइना के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, थ्रू ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसीशन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से अगर इनफर्टिलिटी है तो उसका क्योर किया जा सकता है। जो कपल्स हैं जो इनफर्टाइल है वो चिल्ड्रंस को हैव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन ये सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन द फ्यू सेंटर्स ऑफ द कंट्री। और जो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं ये कंट्री में बहुत ही कम सेंटर्स पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन इनके जो बेनिफिट्स होते हैं उसे बहुत कम लोग एफोर्ड कर सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिने चुने जगह पर हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि हर मतलब जितने इनफर्टाइल कपल्स हैं वो सारे तो चिल्ड्रंस हैव कर नहीं सकते, तो उनके पास एक दूसरा ऑप्शन है। बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जहाँ से वो बच्चे को अडाप्ट कर सकते हैं। अगर वो पेरेंटहुड चाहते हैं तो वो बच्चे को अडाप्ट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है अगर वो इनफर्टाइल है। ठीक है, unless taken care of, our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couples looking for parenthood। अगर कोई कपल पेरेंटहुड के लिए देख रहे हैं तो हमारे जो लॉज हैं वो हमें परमिट करते हैं, हमें परमिशन देते हैं कि हम लीगली किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं ऑर्फेनेज से। ठीक है, जो बच्चे ऑर्फैंड होते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप अगर चाहें तो एक बार इसकी समरी को पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल को एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।